तो नीट जो है वो कैसे डिफरेंट है अदर एग्जामिनेशन से, अदर डिपार्टमेंट से, और इसकी तैयारी जो है वो कैसे अलग है? ये बोलना कि नीट बहुत बेहतर, ये कम, सब एग्जाम के लिए मेहनत तो करने हैं जी, मतलब कि हाँ, सही हो मैंने सकता है। पहले ही बोला डेली टाइम टेबल के लिए कि आप लोग पहले फिजिक्स को 3-3.5 घंटा, जिनका ठीक ठीक फिजिक्स है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, निसंदेह डॉक्टर एक बहुत बड़ा पेशा है, कल चेंज करें। 9th में 10th में बोर्ड के साथ साथ कुछ एडिशनल बुक भी आते हैं, उनको पढ़े, उसके क्वेश्चन। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। जी, कैसे वो लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, सब लगा दे रहे हैं भाई, 1 घंटा बैठ रहे हैं, वो 30 क्वेश्चन लगा दे रहा है, कोई बैठ रहा है 3 घंटा तो माम चल रहा है 150 क्वेश्चन लगा दे रहा है। हम तो भाई 1.5-2 घंटा बैठे, हम 4-5 क्वेश्चन लगाओ, मैं भी तो सर मतलब बेसिकली अभी तक हम लोग का जो जर्नी रहा है, आपने पूरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेके स्कूल एजुकेशन सिस्टम से लेके सारी चीज़ों पे बात हुआ। अब हम लोग चाहेंगे कि नीट टॉपिक पे थोड़ा बढ़ा जाए आगे। तो बेसिकली अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें तो नीट जो है वो कैसे डिफरेंट है अदर एग्जामिनेशन से, अदर डिपार्टमेंट से, और इसकी तैयारी जो है वो कैसे अलग है, और इसका जो मतलब कह लीजिए पिछले कुछ सालों में जो चेंज हुआ है मापदंड, इसका क्राइटेरिया कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो एडिशनल आए थे वापस से हटा दिए गए हैं चॉइस में। तो ये कैसे डिफरेंस है, और कह लीजिए कि कैसे डिफरेंट है दूसरे एग्जामिनेशन से? हर एग्जाम का अपना एक अलग रोल है। ये बोलना कि नीट बहुत बेहतर, ये कम, सब एग्जाम के लिए मेहनत तो करने हैं जी। स्ट्रेटजी अलग अलग होगी, लेकिन मेहनत तो सबकी करनी है, सब पर डिवोशन देना है, कंसंट्रेशन देना है, बारीकी से चीजें देखनी है। हर एग्जाम का अपना एक है। नीट भी कई बच्चों का सपना होता है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, निसंदेह डॉक्टर एक बहुत बड़ा पेशा है। इसमें बच्चा जब आता है तो पहले वो तैयार होकर आता है कि उस समर्पण के लिए हम हैं, क्योंकि मात्र वो 10 साल स्टडी पढ़ाई करता है जो बच्चा, वो डिवोटेड पढ़ाई करना पड़ता है, तैयारी भी करना, उसके बाद सिलेक्शन के बाद मेहनत करना, उसके बाद एक डॉक्टर तैयार होता है। 10 साल बाद, जिसको हम भगवान कहते हैं, डॉक्टर वो तैयार होता है। 10 साल उसने पूरा जीवन का मेहनत किया है। जो बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं और कहते हैं सर हमने जितना तैयारी के समय नहीं पढ़ा उससे ज्यादा वहां पढ़ा। हाँ, तैयारी करते समय टेंशन होता है, वहां टेंशन उस तरह का नहीं रहता है जो यहाँ पर होता है, अनिश्चितता का टेंशन, लेकिन वहां भी मेहनत बहुत करने पड़ते, इससे कम नहीं करने पड़ते। 10 साल तपने के बाद एक डॉक्टर तैयार होता है, और ये हम अपने बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं तो इस चीज को बड़े अच्छे से समझते हैं कि बच्चे कितना मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। तो नीट एक अलग है, एक अलग सपना है, सेवा भी भाव है, कहीं ना कहीं ये एक अलग रूप रखता है नीट एग्जाम। हाँ, ये हम आपसे कहेंगे, नीट जो डॉक्टर बनने का एक सपना होता है, इसकी तैयारी पहले से करना होगा। यदि इसकी प्रिपरेशन की बातें करें तो सबसे पहला जरूरी चीज है, बच्चा जब छोटा ही रहे तो धीरे धीरे उसके कंसेप्ट बिल्डअप करे, ज्यादा लोड ना दे। ऐसा नहीं कि खूब लोड दिए हैं पढ़े, नहीं। जब बच्चा 8, 9, 10 में गया, उसके जो चैप्टर है ना, जो चैप्टर है पढ़ रहा हो, उस चैप्टर को अच्छे से समझा के रियलाइज कराए, प्रैक्टिकल रियलाइज कराए। हम तो प्रिफेयर करेंगे, जैसे साइंस सिटी है जगह जगह, बनारस में भी साइंस सिटी बने। 2 चीज का हम बार बार कहते हैं, साइंस सिटी और आईटी सेक्टर बनारस में बहुत जरूरत है। साइंस सिटी और आईटी सेक्टर का एक बनारस में आना चाहिए, जिससे कि यहाँ डेवलपमेंट हो। तो मैंने कहा साइंस सिटी इसलिए बोलता हूँ कि जैसे आपके लखनऊ में भी है, आपके कलकत्ता में बहुत अच्छा साइंस सिटी बना हुआ है। वहाँ से बच्चा जाता है, छोटा छोटा बन जाए, जहाँ जाए सीखिए छोटे लेवल पर कि क्या चीज़ हो रहा है, कि कंसेप्ट देखे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, निस्संदेह उसको डेवलप करता है। और छोटे में जो भी चीज़ पढ़े वो बेसिकली क्लियर करे, बहुत डेप्थ नहीं रह रहा तो एक चीज़ समझे, क्या ये चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है। 9, 10 में आने के बाद थोड़ा सा वो पढ़ाई का लेवल चेंज करे, टेक्निकल चेंज करे। 9th में 10th में बोर्ड के साथ साथ कुछ एडिशनल बुक भी आते हैं, उनको पढ़े, उसके क्वेश्चंस लगाएं, टीचर से डिस्कस करें। यदि वो शुरू कर दिया है उसी मोड में पढ़ना 9, 10th में, तो निसंदेह उसको 11th, 12th में काफी फायदा होता है। 11th में भी बेसिक्स पर लगाएं क्वेश्चंस, लगातार मेहनत करना है। मेरा कहना है पहले कंसेप्ट क्लियर हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री है, और नीट वालों के लिए बायो भी है।
बायो में एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना है, एनसीईआरटी के लाइन पर काम करना है। बायो में यदि हम बात करें तो एनसीईआरटी के लाइन पर काम करना है, एनसीईआरटी के लाइन पर बनने वाले क्वेश्चनों को देखना है, पेपर प्रैक्टिस। पहले तो एनसीईआरटी पढ़िए कई बार, एनसीईआरटी इतनी बार रिवाइज करिए कि यह यदि आप बता पा रहे कि हम 2 बार पढ़े 3 बार पढ़े तो अभी आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े। इतना बार रिवाइज कीजिए कि यह याद नहीं रहे कि आप कितनी बार पढ़े। तो एनसीईआरटी के लाइन पढ़ें, फिर एनसीईआरटी पर बेस क्वेश्चन लगा, जहां जहां इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप हाईलाइट कीजिए, हाइलाइटर से लगाते जाइए। हाइलाइटर ये इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वहीं लिख लीजिए। एक अच्छा नोट्स बनाइए चीजों का, एक चैप्टर का एक बढ़िया नोट्स बनाइए, जो जो चीज आपको लगता है वो बनाइए, ताकि लास्ट में समराइज कर सके उसको। जो हमें याद करना, एक नजर देखा और चीजें कंप्लीट होगी। तो बायो के लिए पर्टिकुलर हम ये कहेंगे कि इसको थोड़ा आपको मेहनत मांगता है, ये कंटिन्यूअस मेहनत मांगता है, 1 बार 2 बार नहीं, रिवाइज जम के करना है। तो ये तो बायो का सेक्शन का बात हुआ, जिसमें एनसीईआरटी फोकस, पॉइंट टू पॉइंट देखना, एक एक लाइन पर वर्क करना, उसके डायग्राम पर वर्क करना, उसके बाद उस पर क्वेश्चन जो फ्रेम हो रहे हैं, बन रहे हैं, जो हैं अवेलेबल मॉड्यूल में, बुक्स में, अच्छे अच्छे बुक्स भी हैं, उनसे क्वेश्चंस लगाना एनसीईआरटी बेस, और देखिए लगा पा रहे हैं कि नहीं, टीचर से डिस्कस करें। और इस तरह से बायो रिवीजन का गेम है। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा बायो पर होना चाहिए। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक जहां आपको रिवीजन मांगता है, डे बना लीजिए एक सिस्टम कि हम सुबह उठ रहे हैं, 2 घंटा बायो पढ़ेंगे, टाइम टेबल बनाइए, 2 घंटा बायो दीजिए, 1.5 घंटा 2 घंटा केमिस्ट्री पर दीजिए, 3 साढ़े 3 घंटा आपको फिजिक्स पर देने पड़ेंगे कम से कम। उसके बाद फिर आप पेपर प्रैक्टिस इस पर काम करिए। यह हम मान सकते हैं बड़े अच्छे से कि बायो डेली रिवीजन करने हैं प्लान के तहत। इनऑर्गेनिक आपको खूब जम के पढ़ने हैं। इनऑर्गेनिक के बाद बात करें फिजिकल, प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करें, क्योंकि डेसिमल के जो कैलकुलेशन आते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। ये नहीं कि आप कैलकुलेटर का सहारा लीजिए, नहीं लीजिए, क्योंकि उसका आदत बननी चाहिए। और उसके तो टेक्निक देखिए, यदि आंसर पास है तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कीजिए, आंसर दूर है तो क्या जरूरत है देखने का, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन मारिए, अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन में लीजिए। तो फिजिकल में कैलकुलेशन पर, कंसेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन पर वर्क करना होगा। ऑर्गेनिक में कंसेप्ट और याद भी करने हैं, कंसेप्ट भी चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म जैसा पार्ट है, जीओसी है, कंसेप्ट चाहिए और फिर उस पर वर्क चाहिए, ठीक है। तो उसमें रिवीजन चाहिए। फिजिक्स कर सकते हैं, ये बड़ा फैक्टर होता है नीट के बच्चों के लिए, खास तौर से वो फिजिक्स से काफी डरते हैं, क्योंकि मतलब 12th बैकग्राउंड अपना बायोलॉजी रहता है। हाँ। तो मैथ से बचने के लिए तो बायोलॉजी में आए थे, वो फिजिक्स से थोड़ा डरते हैं, हाँ। है ना, हम देखे हैं, महसूस किए हैं इसको। तो वही तो जो बात होती है, जैसे कि आप कहते हैं, और सही बात भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे बायो में मेहनत करता है और जो बच्चा बहुत सुपर है और जो बच्चा मेहनत करके आया, उनके बीच डिफरेंस कम क्रिएट होता है। केमिस्ट्री में भी डिफरेंस कम क्रिएट होता है, लेकिन फिजिक्स मात्र 45 क्वेश्चन का होते हुए भी डिफरेंस बड़ा क्रिएट कर जाता है। आप देखते होंगे फिजिक्स में, बायो में जैसे होगा कि एक बच्चा बहुत अच्छा तैयारी किया है तो 90 में 88 कर दे रहा है, और जो थोड़ा वो किया है तो 85 86 आ रहा है, 80 के अबव सब लोग हैं, काफी लोग 80 के अबव आ जा रहे हैं, कर ले रहे हैं। तो गैप कितने का हो रहा है? 8 क्वेश्चन के गैप हो रहे हैं। फिजिक्स में आएंगे 45 ही क्वेश्चन है, लेकिन एक लड़का 44 43 42 कर रहा है, दूसरा 32 30 कर रहा है, कुछ तो 25 पर भी रुके हुए, 25 26 पर। तो गैप वहां पर बड़ा क्रिएट होता है। बायो ऊपर पहुंचाता है मंजिल तक, बायो केमिस्ट्री मंजिल तक पहुंचाता है, मंजिल के पास खड़ा करता है, और फिजिक्स उसमें से डका देता है उसको आगे, रैंक सुधारता है, सिलेक्शन के लिए कदम को आगे बढ़ाता है। तो फिजिक्स के लिए पढ़ने के लिए थोड़ा बात पहला है कि प्रॉपर पहले कंसेप्ट पर काम करिए 11 से। टारगेट में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट में भी आप पहले कंसेप्ट पर क्वेश्चन लगाइए, पहले आराम से क्वेश्चन लगाइए। याद रखिए, जब आप शुरू में क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे जल्दी, आप लगाएंगे 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे, समय बहुत लग रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। जैसे आप 5-10 क्वेश्चन लगाए, देखिए मेरे 2-2.5 घंटे बीत गए,
अब मैंने तो 5 ही 10 क्वेश्चन लगाए भाई। जी। कैसे वो लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं सब लगा दे रहे हैं भाई, 1 घंटा बैठ रहे हैं वो 30 क्वेश्चन लगा दे रहा है, कोई बैठ रहा है 3 घंटा तो माम चल रहा है 150 क्वेश्चन लगा दे रहा है। हम तो भाई 1.5-2 घंटा बैठे, हम 4-5 क्वेश्चन लगाओ, मैं भी फंस गया। फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन नहीं लीजिए, इस सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है। जुझारू। ये आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, तो ये पहले आपको क्या करेगा, पहले आपको उलझाएगा। आप सीखते हैं उस समय लेगा, पेशेंस रखिए। आप पहले क्वेश्चंस लगाइए, लड़ते रहिए। नहीं आ रहा है ठीक है, जाके टीचर क्यों बना, इसलिए मैंने कहा ऑफलाइन आइए सीखने के लिए। टीचर बना है, जाके डिस्कस करिए, बात करिए टीचर से, टीचर देखा फिर आपको आया, फिर लगाइए क्वेश्चंस। धीरे 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 वो एक बैंड बनाता है आपका, एक कंसेप्ट बनाता है, हाँ ये चीज हो रहा है। फिर आपको पढ़ना आता है, पढ़ने के लाइन से मतलब निकालने आता है, और जैसे जैसे आप निकालना शुरू करते हैं आगे धीरे धीरे आपकी स्पीड स्लोली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पहला जो स्टेप है, समय लगेगा, घबराना नहीं है बेटा, आपको समय लगेगा। आप क्वेश्चन लगाइए, जूझिए। ये सिखा रहा है आपको कैसे प्रॉब्लम से लड़ना है लाइफ के, सिखा रहा है, ये आपके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप कर रहा है। मैंने कहा ना, सब्जेक्ट केवल सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं, वो आपकी पर्सनालिटी में स्ट्रगल करने की कैपेसिटी डेवलप करा रहा है। जी। घबराए नहीं, लगाइए, इसका नेचर है। और धीरे धीरे जब आपका कंसेप्ट क्लियर, पढ़ना आने लगेगा, बड़ा मजा आएगा। 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन लगा, जहां कंसेप्ट क्लियर हुआ, फिर आगे क्वेश्चन 10-15 बहुत तेजी से रहेंगे। तो पहले क्लियर करिए, पढ़ना, कंसेप्ट समझना, जूझिए। नहीं आ रहा है टीचर से डिस्कस करिए, फिर लगाइए, फिर जूझिए, फिर डिस्कस करिए। धीरे धीरे लगेगा। पहली बार तो आपको बहुत समय लगा, फिर दूसरी बार उसी को लगाइए। जब दूसरी बार लगाएंगे तो कई क्वेश्चन याद हो गए होंगे, फिर आपका कुछ क्वेश्चन फंसेंगे। वो क्वेश्चन फंसेंगे जिसको आपने एन केन प्रकारण लगा लिया, होता है ना, तुक्का लगाया, सेट किया, लग गया क्वेश्चन, उस तरह से क्वेश्चन फंसेंगे। फिर आप शुरू कीजिए जो ये इनके कि इसको ये कैसे हुआ, फिर उस पर लगाएंगे दिमाग, फिर वो क्लियर होगा। 3 स्टेज, 3 बार आप एक सेलेक्टेड 100-150 क्वेश्चन और 4 टॉपिक का हो जिस बुक में, वो 150-200 क्वेश्चन 3 बार लगाइए। पहले 3 बार लगाएंगे तब जाके उसको आप निचोड़ लिए, उस बुक की चीजें, कंसेप्ट आपके मन में आने लगे। अब आप खेलिए, अब आपकी स्पीड बढ़ेगी। 3 बार के बाद आपकी स्पीड बढ़ेगी। जो 4थी-5वीं बार करेंगे, अब आप रिफ्लेक्शन के दौर में आ रहे हैं जी। मतलब अब आपके क्वेश्चंस स्पीड में लगेंगे। अब आप उनको कंप्लीट दे सकते हैं। जो लड़के क्लास में बैठे हैं और भाई धड़ आंसर दे रहे हैं, आप जब क्लास में जाते हैं, पहले बार जब बच्चे बाहर में आते हैं, उनकी हवा खराब हो जाती है। उस समय जब वो बैठे हैं, अभी पेन उठा रहे हैं, तब तक 5 बच्चे आंसर दे दिए। घबराना नहीं, वो 5 बच्चे पहले से तैयारी करके आए, आप क्यों घबरा रहे हो? अभी आपने दौड़ शुरू किया, वो दौड़ चुके हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम आना ही है। बस अंतर यहां पर ये नहीं कि आप कमजोर हैं, यहां अंतर ये है कि आप पहले से जागरूक नहीं। ये नहीं कि आप कमजोर हैं, कमजोर नहीं होता कोई बच्चा। हर बच्चा को यदि एक बार उसने ठान लिया, मोटिवेट हो गया जिस सही ढंग से, तो कर जाएगा। रुकिए, लेकिन जोरी है 100% देना। हम बच्चों से कहते हैं भाई ये जोरी नहीं कि आप क्या कर रहे हो इसके मतलब नहीं, क्या होगा ये मत सोचो, पहले ये सोचो कि अपना 100% देना है। अपना 100% दीजिए, बस सिलेक्शन का रास्ता खुद ब खुद बनेगा। जुनून होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, और अपने मन पर कंट्रोल। जी। आज के लाइफ में सबसे पहला चीज है आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना, क्योंकि डिवेशन का साधन पहले के जमाने से ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो डिवेशन है वो आप लोग के हाथ में है। आपका मोबाइल, सब चीज उपलब्ध है। पढ़ाइए, लग के जाते हैं पढ़ने के लिए। हमने देखा है ढेर सारे बच्चे, काफी बच्चे हैं जो आके कबूले हैं कि उन्हें मोबाइल का रोग है। अच्छे बच्चे गए पढ़ने मोबाइल से ऑनलाइन, और पढ़ते पढ़ते वो चले गए दूसरे फेज में। और ये एक नशा है, आप रील देखने लगे, नशा हो गया। तो ये हमने देखा है इस चीज को। तो मोबाइल एक है, हाँ मोबाइल को यूज करिए, पढ़ाई के लिए कीजिए, मोटिवेशन करें तो मोटिवेशन के लिए, बस उतनी तक सीमित। कंट्रोल मैंने कहा अच्छा भी है और बुरा, आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं बुरा, और ये कंट्रोल डेवलप करना हो। आपने कंट्रोल कर लिया, आधा जंग जीत लिया। दूसरा है जो अब मैच्योर हो गए बच्चे, तो एक है कि इस एज में आते हैं बच्चे, तो भाई थोड़ा बॉयज गर्ल्स अफेयर्स होते हैं, उन पर भी कंट्रोल रखिए। पहले आप अपने लक्ष्य को पाइए,
एक चीज पाइएगा, आगे सब पा जाएंगे। कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक चीज अभी साधिए, अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाए। सर जैसे आपने फिजिक्स के बारे में बताया कि मतलब थोड़ा जुझारू नेचर का फिजिक्स होता है, इसके अंदर मतलब शुरुआती स्टेजेस में क्या होता है कि क्वेश्चंस लगते नहीं हैं, और फिर जब लगते हैं तो फिर इट विल बी अ डाउनफॉल, मतलब डाउन स्लाइड, कि मतलब लगते हैं तो फिर पूरा कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो मतलब कौन से बेसिक आप कहेंगे बुक्स रेफर करना चाहेंगे जिससे मतलब आप कहेंगे कि दीज आर द बेस्ट बुक्स, दीज आर द बेस्ट चॉइसेस, एंड इफ अ स्टूडेंट अप्लाइज द क्वेश्चंस, डज द प्रैक्टिसेस द क्वेश्चंस, सो ही विल बी अपार्ट। देखो ये कहना बड़ा नहीं आपके पास है, आपके पास बुक्स जो है, ये कहना कि ये बुक्स नहीं, पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करें। ओके। सब बुक में आपको ये बता दें 70% क्वेश्चंस एक ही है। जी जी भाई वो भी तो PYQ लेके बना रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं आधार पर बना रहा है। बिल्कुल। आप किसी एक बुक को लीजिए, हम ये नहीं कहेंगे कि इस बुक को लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, आप एक बुक लीजिए, कहीं का मॉडल मिलता वो लीजिए, बुरा नहीं कहेंगे किसी को भी, लेकिन पूरा लगाइए, 150-200 क्वेश्चन उसको लगाइए, और 2 से 3 बार लगाएं, उसके बाद आप अदर लगाइए पेपर। इससे लगाइए कि आप अब वो क्वेश्चन रटा गए हैं आपके, देखिए आपका ब्रेन दूसरे क्वेश्चनों पर अप्लाई हो रहा है कि नए क्वेश्चन कोई फ्रेम हो रहा है उस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो कोई एक बुक लिया, उसको 3 बार लगा लिया, उसके बाद कोई एक पेपर सॉल्व करिए, पेपर लगाइए, देखिए आप नए क्वेश्चन सोच पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फिजिक्स में पहला जो चीज है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक एक चीज क्लियर, फिर प्रैक्टिस। पहले क्लियर, पहला स्टेप, तो आप 0 लेवल पर आ गए, फिर प्रैक्टिस 3 बार किए तो एक स्टेप आपका बना, फिर 3 के बाद जो आप कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि फिजिक्स हमेशा प्रेशराइज कंडीशन में आता है। आप पेपर देते हैं, मैक्सिमम का जो ट्रेंड होता है, पहले बायो लगा लिया, फिर केमिस्ट्री लगाया, फिर फिजिक्स, और आप जाए देखिए इसमें टाइमिंग फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जी। हम बच्चों से कहेंगे ध्यान देना, पहले समय 3 घंटे 20 मिनट का था, अब समय 3 घंटा हो गया। पहले आपको चॉइस था 15 में से 10 करना था सेक्शन बी में, हर में, वो चॉइस बंद हो गए हैं, मतलब 2020 के पहले के पैटर्न सब आ गए हैं। तो टाइमिंग फैक्टर का रोल होगा। बायो यदि लेंदी नहीं आता है तो कोशिश करें कि इसको 45 से 55 मिनट के बीच में करें। केमिस्ट्री 30 से 35 मिनट के बीच करने की कोशिश करें। फिजिक्स के लिए 1.25 से 1.5 घंटा निकालें, क्योंकि 20 मिनट के आसपास आपको कम से कम भरने में भी लगेंगे 15 से 20 मिनट। तो टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले का, इसीलिए मैंने रिफ्लेक्शन बोला, क्योंकि जिस समय आप फिजिक्स को रखते हैं, जरा समझिएगा इस चीजों को, जिसमें आप फिजिक्स देते हैं, पहले बायो करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए समय कम बचता है, लास्ट में समय कम बन रहा है, वो आपका प्रेशर भी क्रिएट करता है, आपको टफ भी लगता है, तो आप जितना परफॉर्म करते वो नहीं दे पाएंगे, और दे तभी पाएंगे जब आप रिफ्लेक्शन में चीजें करते हो। जो मैंने कहा, साइकिल आप चलाते हैं, भीड़ आ रही है, आप निकलते जा रहे हैं, कब? जब आप रिफ्लेक्शन में आ गए तब। गाड़ी चला रहे हैं, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं रही, निकलते जा रहे हैं, कब? जब आप रिफ्लेक्शन में आ गए तब। तो आपको रिफ्लेक्शन में आना सीखना होगा, चीजों को रिफ्लेक्शन में लाना होगा, और जब रिफ्लेक्शन में आ जाएगा तो आप पढ़ते जाएंगे, जल्दी करते जाएंगे, प्रेशर आप पर हावी नहीं होगा। और प्रेशर आप जहां 5-6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सही लगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वही आपका और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगवा देगा। खेल केवल वो 4-5 क्वेश्चन है जहां आपका थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है, प्रेशर को हैंडल कर, उसमें रिफ्लेक्शन काम देता है। इसीलिए मैंने कहा कई बार प्रैक्टिस करने है, रिफ्लेक्शन आपको मेमोरी में लाना है, रिफ्लेक्शन मेमोरी में लाना है, धीरे धीरे आपका कंसेप्ट पढ़ने लगेंगे, बेहतर कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, और इसीलिए मैंने प्रैक्टिस जाने करने को कहा। सर जैसे आपने टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल के बारे में बात किया, तो आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द स्टडी आवर्स, कि मतलब एक डेली टाइम टेबल क्या हम मतलब कि सही हो सकता है? मैंने पहले ही बोला डेली टाइम टेबल के लिए कि आप लोग पहले फिजिक्स को 3-3.5 घंटा, जिनका ठीक ठीक फिजिक्स है तो भी लगाना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करने। एग्जाम समय में क्या होता है, हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं और फिजिक्स रीडिंग लगाते हैं, लगते रीडिंग लगाने, क्वेश्चन का देखते हैं, हाँ ये वैरायटी, नहीं क्वेश्चन सॉल्व करिए। फ्लो जोरी है, उस समय आपका दिमाग फ्लो में है कि नहीं, वो जोरी है। तो आपको फ्लो मेंटेन करना है फिजिक्स में, और बायो रिवीजन प्रोसेस में रखिए, डेली रिवीजन प्रोसेस में रखिए, सिस्टमेटिक रिवीजन मत लिए कि हम पढ़ लिए हो गया, नहीं, अरे वो 10 बार पढ़ लिए तो भी 12वें बार पढ़िए, 11वें बार पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा कई बार आपको। और केमिस्ट्री को भी रिवीजन प्रोसेस में रखिए, फिजिकल लगाने के प्रोसेस में रखिए, जो कैलकुलेशन है उसको करने की प्रैक्टिस में रखिए। तो थोड़ा रिवीजन बढ़ाने होंगे डेली, आपको मैंने बनाया था पहले प्लान आपसे।
मिनिमम रिवीजन के लिए 2 घंटा 2.5 घंटा बायो रखना होगा सुबह, 1-1.5 घंटा आपको केमिस्ट्री, 1.5-2 घंटा, 2 घंटा के आसपास, 4.5 घंटा हो गया। और आप आ जाइए 3.5 घंटा फिजिक्स में रखे, कुल आपके 4.5 और 3.5 जोड़ लीजिए, 8 घंटे के आसपास हो गए। आपके सब नित्य क्रियाक्रम सोने होने में जो समय लगा उसको काटिए, फिर भी आपके पास समय बच रहा भी एडिशनल। और यदि आप पूरे समय को यूज कर रहे हैं अंतिम आवर में, तो फिर आप रिवाइज को करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों का, पेपर प्रैक्टिस रखिए। मैंने कहते हैं सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट दीजिए, 30 मिनट लीजिए। और जैसे फिजिक्स का कर रहे हैं 30 मिनट लीजिए, 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन लगाइए, 30 मिनट में 23 क्वेश्चन उसी तरह लगाइए। उसी प्रेशर में अपने आप को दीजिए, आपका माइंड ताकि ट्रेंड हो। अपने आप को बार बार अपने घर में रोज बनाइए, हम 30 मिनट ले रहे हैं और 23 क्वेश्चन ले रहे हैं, और 30 मिनट में हमें 23 क्वेश्चन करना, उसी तरह जैसे एग्जाम हॉल में देने। और 23 क्वेश्चन जैसे कंप्लीट हो गया, रोक दीजिए और देखिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। जब लगने लगे कि आप 30 में 23 क्वेश्चन में आप 21, 22, 20 सही करने लगे, तब 1 घंटा लीजिए, 1 घंटा 10 मिनट लीजिए और तब लीजिए 45 क्वेश्चन। देखिए स्ट्रेटजी अपनाइए, देखिए आप सफल काफी आपको मिलेगा, सफलता होगा, आएगा उससे। लेकिन ये काम करना पड़ेगा जी, सिस्टमेटिक। तो सर जैसे कि अभी आपने टाइम टेबल बताया कि इतने घंटे इतने होते हैं मिनिमम, वो मिनिमम मैंने बनाया है ना, ये कि भाई इतना करना ही पड़ेगा, इससे मिनिमम करेगा तो काम नहीं है। जी जी हाँ। तो मतलब कभी कभार क्या होता है ना कि बच्चे पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें हो जाती है, जैसे बीमार पड़ गए, अब स्टूडेंट लाइफ है, फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बीमारी आ गई, एक्चुअल डिजीज़ हो गया कोई, तो इससे बचने के लिए आप मतलब क्या आप आपके मतलब स्टूडेंट्स जो थे, तो आप क्या सजेस्ट करते थे उन लोगों को? हाँ, ये एक प्रॉब्लम्स है। जब बच्चा मेहनत करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके खाने पीने का दिक्कत होता है। यहाँ थोड़ा हम पेरेंट्स से भी कहेंगे कि उन दौरान बच्चों से बात करते रहे, और खाने पीने का जो व्यवस्था उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम कहते भी भाई पढ़ने के साथ साथ खाने पीने का, मैं तो अपने बच्चों को बोलता भी हूँ भाई कि तुम्हारे पास कुछ ना हो तो रात में चना भिगो, कुछ चीज़ ड्राई फ्रूट्स रखो, मतलब ऐसी चीज़ रखो जिससे कि तुम लेते रहो प्रॉपर उसको, क्योंकि न्यूट्रिशन जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ खाने का ध्यान, प्रॉपर नींद लेना है। मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ जो 10 घंटा सोते हैं भाई, है ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कुछ बच्चे हैं जो नहीं सोते 5-6 घंटा। मैं बात कर रहा था अभी अंशी का, एक बच्चे की, वो बच्ची लास्ट में पढ़ने में गई, 1-2 रात नहीं सोई। मुझे पता लगा तो मैंने उसको कहा पहले नींद पूरा करो। नहीं सर, मैं इतना कंप्लीट कर लूँ तब करूँ। बात हो रहा था फोन पर, मैंने कहा नहीं तुम पहले सो। पहले एग्जाम के आसपास कुछ दिन पहले वो लाइब्रेरी से उठी, पढ़ के उठी और उसको चक्कर आने लगा, वहीं से चक्कर आया, बैठ गई। फिर उसने हमको फ़ोन किया, सर बहुत तेज सर घूम रहा है, जैसे लग रहा है जैसे मुझे लगा ये बच्ची इतनी मेहनत की तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास जाओ और नींद भरपूर लो। डॉक्टर ने भी उसको शायद नींद की ही बात दी, नींद ली, ठीक हो गई। तो हाँ, ये बात है उन बच्चों के लिए जो एकदम लग गए हैं रात दिन, कि देखो भाई 5 घंटे की नींद तो कम से कम चाहिए, है ना। 6 घंटे, 5 से 6 घंटा सोने हैं। बल्कि और सब कट करो ना, दोस्तों के साथ बैठना, इधर घूमना, इधर फालतू की बातें, उसमें कट कर दो। नींद, खाने का टाइमिंग, वो सब फिक्स करने हो। हाँ, तबीयत खराब होता है तो उसको ध्यान देना होगा थोड़ा, डॉक्टर को और पेरेंट्स को थोड़ा वहाँ काम करने पड़ेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती तो निस्संदेह वो एक बहुत चिंताजनक होते हैं, बहुत बच्चों को आती भी है तैयारी के दौरान। डिप्रेशन है, टीचर से डिस्कस करें, बात करें। टीचरों को भी हेल्प करने होंगे, क्योंकि कंपटीशन के दौर में एक बार नहीं डिप्रेस होता है बच्चा, कई बार डिप्रेशन होता है। वो पूरी जिंदगी का जो सफर है ना, वो मात्र 1 साल में सीख लेता है बच्चा। इतनी बार डिप्रेशन आता है। ये दिमाग है ना, आप भी जानते हैं, आप बैठते हैं, साधारण काम करने जाते हैं, 10 विचारधाराएं आती है। वो बच्चा तो अभी मैच्योर नहीं है पूर्ण रूप से, तो उसके दिमाग में भी 10 तरह की विचारधाराएं आती है, कभी प्लस आती है, कभी माइनस, हर क्षण बदलता रहता है उसके माइंड। तो जरूरी है कि उसके माइंड को बार बार मोटिवेट करना, उससे बात करना, पेरेंट्स को भी। और दिक्कत आता है यदि बच्चों को, टीचर से कंसल्ट करें, बताएं अपनी प्रॉब्लम कि मुझे ये प्रॉब्लम है। निश्चित तौर से यदि टीचर एक्सपीरियंस है, आपका हेल्प करेगा। जी, तो मतलब आपने कुछ टिप्स दिए, मतलब बहुत ज़्यादा कह लीजिए बहुत लोग फेस करते हैं सर, मतलब डिप्रेशन हो गया, एक फ्रस्ट्रेशन हो गया,
और जो मतलब डिजीज़ होते हैं वो बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, जो भी व्यूअर्स होंगे अपने, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही होंगे, आप लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो सर ने जो भी कहा है उस पर मतलब थोड़ा विचार करिएगा और सोचिएगा। तो सर अगला अगर नेक्स्ट स्टेप चला जाए हम लोग, तो एग्ज़ाम्स जब होते हैं उनसे पहले के जो रिविजन्स होते हैं उसका एक पैटर्न आप बता सकते हैं कि मतलब व्हाट वुड बी द राइट वे टू रिवाइज अ सब्जेक्ट और एनीथिंग लाइक दैट? मैंने पहले ही बोल दिया है कि पढ़ने के दौरान ही आप एनसीईआरटी पर हाईलाइट किए करिए, पढ़ने के दौरान ही एक शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि अंतिम समय में हम सब चीज रिवाइज कर सके। तो पढ़ने के दौरान आप हाईलाइट कर रहे हैं जो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है एनसीईआरटी में, आप एक शॉर्ट नोट्स पढ़ने के दौरान ही बनाइए। उस समय कोई बहुत ज्यादा चीज याद रखते हैं, बाद में याद नहीं रहेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। फिजिक्स में प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला थ्योरी डिफिनीशन लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करिए 2 घंटा 2.5 घंटे। और एग्जाम के पहले जो 2 से 5 का समय है उसी बीच अपने 15 दिन पहले से ही या 20 दिन पहले ही 2 से 5 के टाइम आवर के बीच में ही पेपर दीजिए, पेपर की प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट पेपर लगाइए, लेकिन 2 से 5 के बीच लगाइए क्योंकि ये थोड़ा और टाइम है 2 से 5। इसमें आपको ब्रेन को ट्रेंड करना है कि हम 2 से 5 जगह हैं। आपके ब्रेन जो टाइमिंग होती है आपके ब्रेन की, उसको टाइम मशीन को सही करना है और वहां पर एक्यूरेट रखना है। जी, तो मतलब वही एक्यूरेसी पर काम करना है, हाँ। है ना? क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है जब बच्चा एक तैयारी करने के बाद एक स्टेज पहुंचता है तो उससे क्वेश्चन निगेटिव होता है, तो निगेटिव पर कंट्रोल करना है। सिली मिस्टेक्स, हाँ, सिली मिस्टेक पर कंट्रोल करना, उसके लिए जरूरी है, मैंने कहा ना, फोकस बढ़ाना है, पढ़ते समय ध्यान देना है कि लाइन पढ़ते समय घबराहट नहीं करना है, सिली मिस्टेक को बचाना है। इसलिए मैंने सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट बोला है कि आप उसी प्रेशर में बार बार टेस्ट दीजिए। 30 मिनट 23 क्वेश्चन, 30 मिनट 23 क्वेश्चन लीजिए सब में और देते रहिए। बॉटनी में लीजिए, जूलॉजी में लीजिए, फिजिक्स में लीजिए, केमिस्ट्री में लीजिए, 30 मिनट 23 क्वेश्चन, है ना? उस प्रेशर को बार बार हैंडल करिए, फिर देखिए हम कितना हैंडल कर पाए। जब लगने लगे कि हाँ हम अब इसमें कर ले रहे हैं, तब 1 घंटे पर आइए। तो मतलब वो कहना भी मतलब बहुत आपका मतलब एग्जैक्ट था कि उसी टाइम पीरियड में करिए, क्योंकि एग्जाम जो हैं आपके उसी टाइम पीरियड में होंगे 2 से 5। हाँ, और अगर उस समय आप सोने का तो डाल लेंगे तो वो दिक्कत करेगा तब तो क्योंकि फिर आपकी एग्जाम बॉडी हॉल में भी क्लॉक जाके- सेट नहीं है। बॉडी क्लॉक को सेट करना बहुत जरूरी है ना? प्रिपेयर रखिए कि 2 से 5 उसमें गर्मी का भी मौसम होगा, तो वो एक समय है जिसमें 2 से 5 हमें पहले से ही सेट करने पड़ेगा। तो क्योंकि पढ़ने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम साइकोलॉजिकल पॉइंट पर भी गौर करें कि क्या चीज का क्या नेचर है, तब आप सफल होने की तरफ और अच्छे से बढ़ेंगे। तो सर अभी तक आपने मतलब जो चीज़ें बताई हैं वो एक स्टूडेंट के जर्नी में हेल्प करने के लिए बताई है, लेकिन अगर वही स्टूडेंट जो बार बार मतलब ट्राई करते जा रहा है लेकिन फिर भी उसको मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है और उसने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण जो साल होते हैं, यूथ ईयर्स, इसमें लगा दिए हैं और बार बार फेल हो जा रहा है, तो मतलब आप फेलियर हैंडल करने के लिए उन लोग के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं आप कि मतलब अब रहने दो, कुछ और ट्राई करो, या फिर कुछ भी आप कहना चाहें इसके ऊपर? क्योंकि सर देखिए, क्योंकि अब कितने सीट्स हैं और कितने पॉपुलेशन है, वो पक्का है कि 1% से बिलो तो मतलब यहाँ पे सक्सेस रेट है यहाँ पे। ये पहले तो फेलर शब्द हटाना पड़ेगा। ओके, ये शब्द ही सबसे खराब है। पहले सोचने का तरीका बदलना होगा। फेलर नहीं हुआ, वो फेलर नहीं है। बात ये कंपटीशंस हैं, वो पर्टिकुलर डे है, कौन क्या किया, आपने अचीव किया है उस समय 3 साल दे दिया है तो उसमें अचीव किया है। आपने क्या अचीव किया? आपने डिवोटेड पढ़ना सीखा है। आप कहीं भी 4 घंटा 5 घंटा कंटिन्यूअस बैठ के काम करना सीखा है। पहले आप देखिए उसकी पॉजिटिविटी क्या है। आप 4 घंटा 5 घंटा बैठकर काम करना सीखें। आपने नॉलेज लिया है, आपको कंसंट्रेशन से काम करने आता है, जो बहुत कम लोग को आता है। ये जो लड़के मेहनत करके कहते हैं फेलियर शब्द ही हट गया। ये कहिए आपने लर्न किया है, सीखा है। क्या चीज सीखा है? 5 घंटा, मजाक बात नहीं है क्या? 3 घंटे की मूवी नहीं देख सकते हैं बैठ के। यदि मूवी में थोड़ी सी भी बोरिंग हो जाती है और आप 3 घंटा कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ें, आपने बहुत बड़ा चीज अर्जित किया है। तो वो 4 घंटा 5 घंटा आपने अर्जित किया है पढ़ के। हाँ, हम ये कहेंगे यदि आपने 3-4 बार ट्राई कर लिया है जो ना है तो सही बात है, आप कोशिश कर सकते हैं अदर फील्ड में भी बेहतर करेंगे आप, क्योंकि आपके अंदर लगने की कैपेसिटी है।
आपने को मालूम है कि हमें करना है तो जुनून से वर्क कैसे किया जाता है, तो आप वो करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आपकी ताकत काम कर रही है कर लिया, 2 साल 3 साल जो दे सकते हैं दे दिया। जिनको लगता है कि नहीं 3 साल में भी नहीं बाउंड्री पर पहुंच गए हैं, तो लगता है चलो ठीक है चौथा दिया जा सकता है। देखना होगा कि रिजल्ट कहां तक पहुंच रहा है। नहीं तो कोई बात नहीं है, दुनिया रुकती नहीं है, दरवाजा खुलती रहती है। आपने गेन किया है, लॉस नहीं किया। पहले दिमाग से लॉस सोचेंगे आप डिप्रेशन में जाते हैं। लॉस हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपने नेचर लिया है ना। हमने क्या कहा था, पढ़ाई का क्या मतलब ज्ञान कर लेना नहीं है। पढ़ाई का मतलब वो नेचर डेवलप करना है, पर्सनालिटी डेवलप करना है। और हर सब्जेक्ट ने आपकी पर्सनालिटी डेवलप की है। फिजिक्स ने आपको स्ट्रगलिंग कैपेसिटी सिखाया है, एनालिटिकल पावर सिखाया। कितने लोग के पास है एनालिटिकल पावर? आप काम करिए कोई भी क्षेत्र में, आप देखेंगे आपकी एनालिसिस कैपेसिटी औरों से बेहतर है। दूसरा, केमिस्ट्री आपको सिखा रहा है मेमोरी की बातें, कैसे रिवाइज करने हैं, मेमोरी रखने हैं। तो आपके पास नॉलेज है, बोलने का तरीका आएगा, तो आप इससे डर निकाल दीजिए और एकदम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जहां रुचि लगता है, सेकेंडरी ऑप्शन जाइए। आप सफल होंगे कि आपको लड़ने आता है, आपने सीखा है। बोलिए मत। मोहम्मद गजनवी का नाम सुने होंगे आप। अच्छा व्यक्ति नहीं, आक्रांता था, हमारे लिए तो बहुत खराब है। लेकिन 16 बार के बाद 17वें बार लड़ना समझ में आता है कि आप ट्राई करते हैं तो कहीं से असफल नहीं होते। ठीक है, तो ये तो एकदम मान के चलिए आप सब लोग के लिए है कि यदि आप ट्राई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो हारेंगे नहीं। चाहे एक लाइन पढ़ लीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, वो लाइन को, उस कविता बहुत फेमस है। वो नजदीक है, इसमें समय कम है, तो उसको जरा पढ़िएगा ना। कुछ किए बिना जयकार नहीं होती, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, डरिए नहीं। ठीक है, इस फील्ड नहीं तो दूसरे फील्ड में लगेंगे। हमारे पास क्या है, हमने सीखा है कैसे डिवोटेड काम करते हैं। हम वहां से लेके आए डिवोटेड काम करना, कैसे लगना है चीजों पर, कैसे सिस्टमेटिक प्लान करना है। वो काम करेगा, वो हर जगह पे करेगा। आपने जो चीज़ें बताई है बहुत, मतलब कह लीजिए सब कोई रिलेट कर पा रहा होगा। स्टूडेंट्स हैं, बाकी पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे इन्फॉर्मेशन के लिए कि मतलब एक लाइफ कैसे गुजरता है एक उनके चाइल्ड के ऊपर। हाँ, मैं देखिए दोनों चीजें है। मेरी खुद की लाइफ जो रही है बहुत अप्स डाउन्स रही है। तो उस अप्स डाउन्स, घर को उठाना, मेरे भांजे भतीजे, भांजे सब भांजियाँ सब मेरे यहाँ रह के पढ़े हैं, तो सब आज अच्छे कर रहे हैं, गर्व होता है। लेकिन मैं देखा हूँ कैसे उठना है, कैसे उठता है, गिरता है, ये सब लाइफ का पहलू है। इससे घबराने की जरूरत एकदम है ही नहीं। उठना गिरना तो खेल है, वो खेल को आनंद लें। गिरने में मजा आएगा, कुछ सीख रहे हैं ना, और उससे बहुत चीज सीखने को मिलता है। सबसे ज्यादा दिक्कत है ना जब दुख मिलता है, तो भगवान ने आपको दुख नहीं दिया है, वो आपका को सुख देने का रास्ता बना रहा है। सर, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के एक शिष्य थे स्वामी जगतमानंद जी, और आप स्वामी विवेकानंद जी से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, ये आप बता चुके हैं बहुत बार। आपने जो रिफ्लेक्शंस की बात की है वो भी शायद उन्हीं की पुस्तक में ही लिखा हुआ था, ये रिफ्लेक्शंस के ऊपर, आई गेस। मैंने तो प्रैक्टिस से लिखा है, प्रैक्टिस करते करते मेरे अंदर का क्रिएशन है। तो मतलब उन्होंने एक चीज़ कहा था कि मनुष्य जिस धरती पर गिरता है उसी धरती का सहारा लेकर वापस उठता है। एकदम वही चीज है ना, वो दिमाग में रखना। कभी इस चीज को सोचना। एक और बात थी कि मतलब जीवन में गिरना जीवन की रीति है, और जीवन में गिर कर वापस उठना जीवन में नीति होनी चाहिए। वो तो है, गिरना जोरी है भाई। ऊपर उठने के लिए पहले गिरना है, पता है। वो पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? जी जी। वो तो फेलियर हो गए थे ना। हाँ हाँ। और किसके लिए फेलियर हुए थे? साउंड के कारण। अपने रेडियो स्टेशन पर कलकत्ता में उनको रिजेक्ट कर दिया। और गजब का बात है, उसी साउंड से आज तक 82 साल के हो गए, और आज तक कौन बनेगा करोड़पति में बोलते हैं तो लगता है हाँ वही साउंड हम लोग को अच्छा लगता है। और राजा है आज उसी साउंड के। उनके लंबा कद का लोग मजाक उड़ाते थे। जिन्होंने सबसे पहले मजाक उड़ाया था वो उनके पत्नी है, सुनते हैं सब। उनके लंबे हाथ का मजाक उड़ाते थे, उन्होंने उसका काम किया, उस पर पॉकेट में हाथ डाल के एक डिजाइन बनाया, आज सब लोग स्टाइल मारते हैं। तो बात वो नहीं है, बात यह है कि आप गिर के उठना सीखिए। सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते हो आप, भगवान कहते हैं क्रिकेट का उनके। एक समय था, हमने देखा, हम लोग के समय के थे तो देखा है कि एक उठती हुई गेंद पर बार बार आउट होते थे, लेकिन फिर वो कमबैक किए। कमबैक करने के लिए खूब मेहनत किया उन्होंने। और कैसे मेहनत किया देखिए जाके। शायद द्रविड़ कहते थे कि भाई एक उनके बगल वाले रूम में थे होटल में, और टक टक की आवाज आई, गए तो देखिए कि वो बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 6 बॉल को मार रहे हैं।
और जिस गेंद पर आउट होते उस गेंद पर छक्का मार के वापस किया है, वापसी लिया है। तो ये तो भाई आप बड़ा तभी बनेंगे जब एक बार गिरेंगे, और गिर से उठना है ना। जब लगे कि बहुत चारों तरफ से आप घिर गए हैं, कुछ नहीं बचा है, समझ जाइए सफलता कहीं पास में है। बस आपको उस समय चीजों को देखना और लड़ते चल जाना है, काम करते जाइए, मिलेगा। तो दोस्तों, आपने आज आलोक सर की बातें सुनी, वैल्यूएबल इंसाइट्स आपको मिले होंगे कि क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, किस चीज़ों से बचना चाहिए और किस चीज़ों को पास रखना चाहिए। अच्छी संगत, बुरी संगत, डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर बात हुई है आज हम लोग के। तो आप अपने फीडबैक जो भी रहे बनारसी बकैत के नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। अगला क्या टॉपिक हम लोग को उठाना चाहिए आप वो भी नीचे लिख दीजिए। आपको जैसा भी लगा हो अपने फीडबैक्स नीचे लिख सकते हैं। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आए। बहुत अच्छी चीज़ें हुई आज और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई आज। हमारा बनारसी बकैत का यही लक्ष्य है कि मतलब जिन स्तंभों पे बनारस खड़ा है, जिन विचारधाराओं पे बनारस अभी तक टिका हुआ है, उन स्तंभों को यहाँ पे बुलाना, एकत्रित करना और उनके जो उद्देश्य है, उनका जो लक्ष्य है, लोगों के साथ साझा करना। थैंक यू सर।